10 जुलाई वर्ष 2020 10वीं कक्षा मैथ्स 1 हम कर रहे थे प्रकरण 2 वर्ग समीकरण। और पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 2.5 के सवाल किए, 2 पार्ट में किए, 2 वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग 2.6 करेंगे। 2.6 में वर्ग समीकरण का जो दैनिक जीवन में उपयोग है वो एक तरह से किया गया है, यानी कि शाब्दिक प्रश्न। तो उसका करने का तरीका बच्चों क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। जो भी ज्ञात करना होगा उसे आपको x मानना है और उसके बाद सवाल में दिए गए शर्तों के आधार पर वर्ग समीकरण बनाना है। और उसके बाद उस वर्ग समीकरण को किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से या फिर सूत्र की विधि से, कोई भी एक विधि से उसे हल किया जा सकता है। तो आइए आज देखते हैं उदाहरण नंबर 1। देखिए सवाल में क्या पूछा है, सीधे अंतिम लाइन में आ जाता हूँ मैं। प्याज से भरी उस जाली की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक को x मान लीजिए। यहाँ पर जाली के आधार की चौड़ाई को उन्होंने x मान लिया है। तो अब प्रश्न पढ़ते हैं, आगे के जो चीज़ें हैं वो शर्त के अनुसार होते जाएंगी। सवाल में क्या दिया है, तिवसा ग्राम में रत्नाकर राव के खेत में प्याज से भरी आयताकार जाली के आधार की लंबाई उसके चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। तो हल में देख लीजिए, चौड़ाई को हमने x माना है तो लंबाई हो जाएगा x + 7। अब आगे सवाल पढ़िए। विकर्ण लंबाई से 1 मीटर अधिक है, तो विकर्ण की लंबाई हो गया x + 7। 1 मीटर अधिक है तो +1 यानी x + 8 मीटर। अब यहाँ पर उस आयत के लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण तीनों पता चल गया। अब यहाँ हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस में आप लोग जानते हैं कि विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर आधार का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग। आधार का मान x डाल दिया है, फिर लंबाई की जगह पे x + 7 होल स्क्वायर और विकर्ण x + 8 स्क्वायर। फिर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लग गया। इसके बाद में इसे सॉल्व किया गया है, सजातीय पद को एक साथ में, और वर्ग समीकरण मिला। फिर गुणनखंड विधि से हल किया गया तो x का मान 5 या x - 3 आया। इस तरह के सवालों में हर बार जो ऋणात्मक मान है उसे आपको नेग्लेक्ट करना है, उसे स्वीकार नहीं करना है। जैसे कि यहाँ चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x - 3 नहीं हो सकता, तो x केवल 5 हो सकता है। तो यानी कि आधार की लंबाई, चौड़ाई यहाँ 5 मीटर हो गई और आधार x + 7 यानी कि 5 + 7 12 हो गया। और फाइनल आंसर आपको यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में ही होना चाहिए, जैसे यहाँ दिया गया है। इसमें हाफ मार्क्स होता है। प्याज से भरी जाली के आधार की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर होगी। अब उदाहरण 2 देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसके चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाए तो वह दूरी तय करने में 48 मिनट कम लगता है टाइम। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की है। जैसा मैंने कहा, जो भी ज्ञात करना उसे x मान लीजिए। तो हल में देखिए, मान लीजिए कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सवाल पढ़ते जाएंगे। सवाल में दिया है कि रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी यहाँ पर कितना है, 360 है। चाल को हमने x माना है, दूरी 360 है। तो अब देखिए तीसरे स्टेप में समय बराबर दूरी बटे चाल, इस फार्मूले से समय निकाल लिया। यानी समय कितना लगा, 360 बटे x घंटा लगा। अब आगे सवाल क्या दिया कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। पहले हमने x माना था, अब उसकी चाल x + 5 किलोमीटर बढ़ गई है। तो सेकेंड स्टेप में देखिए, रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर चाल कितना हो गया, x + 5 हो गया। दूरी तो 360 ही है। अब जो लगने वाला समय होगा 1 2 3, चौथा स्टेप देखिए हल में।
अब लगने वाला समय जो होगा वो दूरी बटे चाल इस सूत्र के हिसाब से 360 बटे x प्लस 5 होगा। यानी जब वेग x था तब समय 360 बटे x लगा। अब जब वेग बढ़ गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तब समय लग रहा है 360 बटे x प्लस 5। अब सवाल में ये दिया है कि 48 मिनट कम से वेग जब बढ़ता है तो 48 मिनट समय कम लगता है। 48 मिनट यानी कि इसको घंटे में कन्वर्ट करिए, 60 से भाग देंगे तो 48 बटे 60 घंटे कम लग रहे हैं। तो सवाल देखिए यहाँ पर, यहीं पर शर्त मिल रही है 360 बटे x प्लस 5, ये वेग बढ़ने पर लगा हुआ समय है। 360 बटे x, ये जो पहले का वेग था उसमें लगा हुआ समय है। तो अब जो समय है वो पहले के समय से 48 बटे 60 घंटे कम लग रहा है, यानी माइनस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था बटे रहता है तो क्या करना है आपको, बटे में 60x और x प्लस 5 है तो 3x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 60 से गुणा कर देंगे तो बटे गायब हो जाएगा। या फिर यहाँ जो विधि दी है उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक वर्ग समीकरण मिलेगा और गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो x का मान एक माइनस में मिलेगा, एक प्लस में मिलेगा, लेकिन चाल ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए माइनस आंसर को नॉट इक्वल लिख देना है और x बराबर 45 आ जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं 2.6 पर, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। मैंने आपको बताया कि जो भी ज्ञात करना होता है उसे x मान लो। तो ये पहला सवाल हम कर रहे हैं, हमें प्रगति की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे माना प्रगति की वर्तमान आयु बराबर x। अब सवाल पढ़ते जाएंगे और उसके हिसाब से हमें आगे सवाल स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। प्रगति की 2 वर्ष पूर्व, तो अब 2 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं। प्रगति की 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले की आयु, पूर्व की आयु 2 साल पहले की आयु निकालनी है तो अभी की आयु में से 2 माइनस कर दो, x माइनस 2 हो जाएगा। फिर आगे सवाल पढ़िए, 3 वर्ष बाद के आयु, तो ये हो गया प्रगति की 3 वर्ष बाद की आयु। 3 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। अब क्या दिया है, 2 वर्ष की आयु और 3 वर्ष की आयु का गुणनफल 84 दिया है किताब में, तो इसलिए क्या बन रहा है समीकरण, 2 वर्ष की आयु यानी x माइनस 2, 3 वर्ष बाद की आयु x प्लस 3, गुणनफल है 84। अब ब्रैकेट कैसे गुणा करते हैं, एक बार ये x को पूरा ब्रैकेट के साथ गुणा हो जाएगा, फिर ये माइनस 2 का पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा, 84 वैसे ही लिखना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x माइनस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 6 बराबर 84। ये हो गया x स्क्वायर, 3x माइनस 2x करेंगे x आ जाएगा माइनस 6, 84 भी यहाँ ले लेंगे, माइनस 84 बराबर 0 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 84, माइनस 6 माइनस 84 हो जाएगा माइनस 90 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से करें तो 90 का गुणनखंड घटाने पे 1 आना चाहिए, 10 9 90 होता है, 10 9 90 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ x है तो ये भी x, 9x 10x हो जाएगा, प्लस है तो ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इस कैसे हो जाएगा, जैसे गुणनखंड विधि हम कर चुके हैं पहले भी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस 10, फिर माइनस 9 कॉमन, बचेगा x प्लस 10। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, ये याद रखना हमेशा। अब यहाँ x प्लस 10 कॉमन है, देखिए
तो x प्लस 10 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, x माइनस 9 बच गया, बराबर 0 हो गया। गुणनफल यदि 0 आ रहा है तो ये दोनों में से कोई एक 0 होगा या तो दोनों 0 होगा, तो इसलिए x प्लस 10 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर -10 या x बराबर 9। अब देखिए आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। x कैन नॉट इक्वल टू -10, क्यों? चूँकि आयु, किसी की उम्र माइनस में नहीं होती, आयु ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x बराबर 9 होगा। और x हमने क्या माना है, प्रगति की वर्तमान आयु माना है, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इसलिए प्रगति की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। पहला सवाल हो गया। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। किताब में देखिए दूसरा सवाल क्या है। दो क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल 240 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। दो क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या, देखिए सम और प्राकृतिक दो शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है सम और एक आ रहा है प्राकृतिक। सम किसे कहते हैं, जो दो से विभाजक, जो संख्या दो से कट जाती है वही सम होती है। प्राकृतिक किसको बोलते हैं, 1 2 3 4, ये जो गिनती वाली संख्या है ये प्राकृतिक संख्या होती है। अब इसमें देखिए क्रमिक भी एक शब्द है क्रमिक सवाल में। क्रमिक मतलब क्रम से आने वाला, जैसे 1 और 2 क्रमिक है, 3 और 4 क्रमिक है, 2 और 3 भी क्रमिक है, 4 और 5 भी क्रमिक है। तो सबसे पहले सम यदि लें, सम प्राकृतिक संख्या लें तो क्या हो जाएगा, 2, केवल सम लेना है तो 2 4 6, इस तरह से एक एक नंबर छोड़ करके आता है। अगर एक नंबर 2 है तो अगला नंबर +2 करना पड़ेगा, फिर अगला नंबर +2 करना पड़ेगा। क्रमिक संख्या में अगली संख्या 2 से बढ़ जाती है। तो यदि हम एक संख्या को x मान लें, यदि हम एक संख्या को x मान लें तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। तो वहीं से शुरुआत करना है। ये तो रफ पार्ट था, आपके समझने के लिए मैंने बताया। शुरुआत कैसे करनी है, सवाल में क्या पूछा है कि वे संख्याएं ज्ञात करो, दो क्रमिक सम। तो हम मान लेंगे माना वे संख्याएं, माना वे संख्याएं x तथा x + 2 है। अब आगे की शर्त पढ़ते हैं। आगे शर्त क्या है, दो क्रमिक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। इन दोनों की संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, यानी ये x का वर्ग हो गया प्लस दूसरी संख्या x + 2, ये वर्ग हो गया। दोनों के वर्गों का योगफल यानी प्लस कितना है, 244 है। अब ये हो गया x², ये फार्मूला लग जाएगा x² यानी a + b का होल स्क्वायर जो लगाते हैं, x² + 2 × 2 × x यानी 4x + 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। 244 लेफ़्ट में लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो x² 2x² हो जाएगा। (2x²) के बाद क्या है, 4x, तो प्लस 4x प्लस 4x, फिर क्या है 4 - 244, तो -240 हो जाएगा ये। तो -240 बराबर 0। यहाँ देखिए सब नंबर 2 से कट रहे हैं, तो 2 से भाग दे देंगे तो और छोटा हो जाएगा। 2 से सब में भाग दे देंगे तो हो जाएगा x²। यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2x। यहाँ हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 0 0, 120। अब 120 का गुणनखंड करना है कि घटाने पर 2 आ जाए, तो 12 दहम में 120 होता है।
इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। मैं आगे का पार्ट आप खुद से करिएगा। हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है? श्री मधुसूदन के संतरा के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। यदि संतरे का बगीचे में कुल 150 पेड़ हों तो आड़ी तथा खड़ी कतारों में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? निम्न प्रवाह आकृति के आधार पर उदाहरण हल कीजिए। मान लिया, माना खड़ी कतार में, पहले आड़ी और खड़ी कतार क्या होता है वो समझ लो। देखिए किताब में ये जो है, जैसे ये जो पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ, ये आड़ी, ये हो गया आड़ी कतार। 1 2 3 4 5 6। एक आड़ी कतार में मैं 6 पॉइंट्स ले रहा हूँ। ये दूसरी आड़ी कतार 1 2 3 4 5 6, तो 2 आड़ी कतार हैं। अब ये तीसरी आड़ी कतार, 3 यहाँ आड़ी कतार है और 1 2 3 4 5 6 खड़ी कतार है। तो आड़ी कतार कितनी है? आड़ी कतार है 3 और खड़ी कतार है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल, अगर टोटल पॉइंट्स काउंट करना है तो दोनों को गुणा कर देंगे। आड़ी कतार गुणे खड़ी कतार करेंगे तो कुल 12 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप इसे गिनोगे तो 12 पॉइंट्स मिलेंगे। ये आप समझ लीजिए, आड़ी कतार और खड़ी कतार। अब आप सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या मान लिया कि माना खड़ी कतार में पेड़ x है। जैसे हमने यहाँ खड़ी कतार में 6 लिया था, यहाँ पर x मान लिया गया है। तो आड़ी कतार में कितना होगा? किताब में देखिए आड़ी कतार में ये बॉक्स में डैश दिया हुआ है। तो सवाल देखिए क्या दिया है कि आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। यानी कि अगले बॉक्स में आ जाएगा x + 5। यदि मैं बॉक्स भरूं तो देखिए किताब में पहले बॉक्स में तो x मान लिया गया है। दूसरे किताब में आड़ी कतार में पेड़ पूछे हैं तो आड़ी कतार में 5 अधिक बोला है खड़ी कतार से, तो इसमें अगले बॉक्स में x + 5 आ जाएगा। कुल पेड़ों की संख्या, अभी मैंने बताया था कि आड़ी कतार की संख्या और खड़ी कतार की संख्या गुणा कर दें तो टोटल मिल जाएगा। तो अगले बॉक्स में यहाँ कुल पेड़ों की संख्या बोल रहा है तो ये गुणा करना पड़ेगा हमें। x गुणे x + 5, ब्रैकेट का मतलब गुणे भी होता है। तो ये इस ब्रैकेट में ये आ गया। फिर अगला ब्रैकेट है वर्ग समीकरण बनाने के लिए कहा गया है। वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण कैसे बनेगा? देखिए किताब में कुल पेड़ों की संख्या कितनी दी है? 150 दिया है। इसका मतलब कि यहाँ हल करेंगे, बॉक्स बाद में भरते हैं। यानी कुल पेड़ x + 5 आ रहा है लेकिन वो 150 है, तो ये बराबर 150 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो x² + 5x हो जाएगा। 150 यहाँ ले लीजिए तो -150 आ जाएगा। तो वर्ग समीकरण क्या बना? x² + 5x -150 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण मिल गया। फिर आगे क्या बोला है? x का मान ज्ञात करना है। तो आप तो जानते ही इसको कैसे हल करना है। 150 का गुणनखंड करना है, घटाने पे 5 आना चाहिए। तो 15 धाम में 150 होता है। तो इस तरह से उसको हल करोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। लेकिन x का मान एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक मान हमें नहीं लेना है, क्योंकि कतार की संख्या, पेड़ों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इस तरह से आपको x का मान मिल जाएगा और खड़ी कतार के पेड़ और आड़ी कतार के पेड़ मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है x का जो मान रहेगा वही खड़ी कतार का मान रहेगा। फिर x + 5 कर देना तो आड़ी कतार का मान मिल जाएगा। तो ये भी सवाल आगे का आपको होमवर्क में करना है। अब आइए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या है? विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। उनकी गुणात्मक प्रतिलोम का
हाँ, उनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु यानी कि विवेक और किशोर, इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें से किसी भी एक को x मान सकते हैं। मैं किशोर को x मान लेता हूँ। माना किशोर की वर्तमान आयु, आप विवेक की भी आयु x मान सकते हैं, किसी की भी आयु x मानी जा सकती। माना किशोर की वर्तमान आयु x है, इसलिए विवेक की वर्तमान आयु क्या दिया है? विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, तो किशोर x है, विवेक 5 साल बड़ा है उससे, तो x + 5 आ गया। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि यदि आपने विवेक की आयु x माना होता तो किशोर की आयु आपको x - 5 लिखनी पड़ती, क्योंकि किशोर विवेक से 5 वर्ष छोटा है। तो आप किसी को भी x मान सकते हैं। अब क्या दिया? इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? देखो, x का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/x। गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं कि जिनका गुणा करने पर उत्तर 1 आ जाए। जैसे x और 1/x का गुणा करें तो x कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो x का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/x। x + 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/x + 5। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब इनका योगफल सवाल में दिया है कि 1/6 है। तो इस तरह से समीकरण बन रहा है। अब मैंने आपको बताया था बटे आदि आपको हटाना है, तो जो भी नीचे बटे में है उसका लसावी लेके गुणा कर दो। तो एक हम लोग क्या करेंगे, 6x x + 5 तीनों से सब में गुणा कर दो। जैसे यहाँ भी 6x x + 5 ये अपॉन x हो जाएगा, इंटू 1/x करेंगे तो नीचे 1/x हो जाएगा। फिर वापस है 6x x + 5 कहाँ से आ रहा है? 6x x + 5 नीचे यहाँ है 6x x + 5, यही मैं सब में गुणा कर दे रहा हूँ। यहाँ भी देखिए 6x x + 5 बटे 6। तो ये यहाँ कैंसिल, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x + 5 कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर 6 कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका, गुणा करेंगे तो 6x + 5 + 6x, यहाँ 6x बचा केवल, बराबर x + 5। सॉरी, ये यहाँ पर x × x + 5 बचा हुआ है, ये x भी यहाँ बचा है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 6x + 6x, ये हो गया 12x + 5। यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये 5x। अब ये x² + 5x - 12x - 5 0 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x² + 5x - 12x - 7x - 5 बराबर 0। x² -7x - 5 बराबर 0। इस तरह से समीकरण मिल रहा है।